नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब इससे पहले आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया है। कल के टॉपिक में हमने इंटीग्रल्स पढ़ा था कि इंटीग्रल्स कैसे काम करता है, कुछ फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे, ठीक है। अब हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब देखो, इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशंस होते हैं, इंटीग्रल्स का जो एप्लीकेशन होता है वही सबसे यूज़फुल होता है। मैंने पहले ही बताया कि आपको कि जो एप्लीकेशन है वही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहीं से पूरी मैथ्स का जो मेन यूज़ है वो एप्लीकेशन से ही निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिफरेंशिएट करना, है ना। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना। हम क्या बोलते हैं कि नहीं, दो चीज़ों में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना मतलब होता है एक तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। और इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है कि सबको एक साथ कर देना, है ना, मिला देना, इकट्ठा कर देना। तभी ना कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आपने सुना होगा कि बीएससी प्लस एमएससी दोनों हो गया तो इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेटेड मतलब कि दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना यानी होता है मिक्स कर देना। तो इसी लॉजिक पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, छोटे पार्ट्स का निकाल के पूरा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा जो है तो आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का सबसे पहले यूज एरिया निकालने में ही हुआ था। जो सबसे अच्छा टूल है इंटीग्रेशन का वो यही है कि आपको एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है और डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि इंटीग्रेट करने में एरिया भी एक फंक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि एरिया भी चेंज होता जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं। अगर हमको कोई डिफिनेट इंटीग्रल है उसमें हमको वैल्यू फिक्स कर देगा तो हमारी डिफिनेट इंटीग्रल की इसीलिए हमेशा वैल्यू क्या आती है? कांस्टेंट आती है। डिफिनेट इंटीग्रल में कभी भी हमारी वैल्यू एक फंक्शन, वेरिएबल, पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं आएगा। आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर ही है, ठीक है। क्योंकि फिक्स करना पड़ेगा आपको एरिया निकालने के लिए। और अगर आपने फिक्स नहीं किया है, कोई लिमिट्स नहीं दी हैं, तो फिर वो एक फंक्शन बन जाएगा पूरा। क्योंकि एरिया तो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। कहीं कुछ आ रहा है एरिया, पूरा ले लूंगा तो अलग आएगा, कहीं और लूंगा तो अलग आएगा। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले तो देखो इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर डील्स विद फाइंडिंग एरिया यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। मैंने बताया कि इसका सबसे मेन काम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल्स है। तो जब डेफिनेट इंटीग्रल्स है तो आपको जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल्स की वो आनी चाहिए, ठीक है। साथ में कुछ फॉर्मूले हैं वो भी आपको आने चाहिए। क्लियर है ये चीज? चलो, अगली चीज आती है, इट इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लर्नड अर्लियर, ठीक है। अब ये क्या है? डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है किसका? जो इंटीग्रेशन हमने अभी भी पढ़ा है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। और इसमें कुछ हमने सीबीएसई और एमपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं तो ऐड कर रखे हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके, इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्यों होता है इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वाली जितने क्वेश्चन वो है ना चैप्टर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात लिख के ले लो। डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक तरीके का एप्लीकेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और तीसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे मतलब समझ लो 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ये अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गए तो आ गए, नहीं तो अगर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनते हैं। ये बढ़िया चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम ध्यान से पढ़ते चलेंगे। अब आता है बेसिक आइडिया ऑफ एरिया। एरिया अंडर अ कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हमको x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच का एरिया निकालना है। तो ये हम किससे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ी? हमारे पास आप ऐसा समझे, हमारे पास इससे पहले कर्व्स हुआ करते थे। जैसे कि ये सर्कल हो गया, ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का, क्यूबाइड, सबके सरफेस एरिया वगैरह हमने सबका पढ़ रखा है। तो फिर जरूरत क्या पड़ी इंटीग्रेशन की? तो देखो, जरूरत ये पड़ी कि किसी के एरिया जो होता है ना, जो 2D में जो होता है ना, कोई फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर नीचे का एरिया है ना, अंडर अंडर एफ एक्स। देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अब क्या है इन सब चीज़ों में ना, ये जैसे ये पूरा वो सर्कल था, ठीक है। अब ये पूरा सर्कल का कर्व है, लेकिन अब हमको सर्कल का डायरेक्ट हमको रेडियस पता है, हम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे और हमको एरिया मिल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन से क्या होता है कि जब हमारे पास इस तरह, हमारे हालांकि इंटीग्रेशन अच्छी चीज़, ये देखो जब ज़्यादा वाली चीज़ होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। मतलब आपके पास एक ऐसा टूल है जिससे आपका सर्कल का भी एरिया निकल जाएगा और सारे सारे एफेक्ट्स का निकल जाएगा। सारे मतलब जितना हम बना सकते हैं, ठीक है। अब कोई मुझे बहुत ही अटपटा सा वो ला के दे दे फंक्शन कर्व, ऊंचा तिरछा, और बोल दे कि इसका एरिया निकालो जो बाउंडेड ही नहीं है, ऐसा कुछ हो तो उसका नहीं निकल सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो बेसिक है सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, और रेक्टेंगल और अपना क्यूबाइड, सिलेंडर, इनके भी आपके सबके एरिया निकल रहे हैं। और साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है कि
जो ऐसे कर्व्स हैं जिनका एरिया फिक्स नहीं है कि पाई आर स्क्वायर होगा कि क्या होगा, हमको नहीं पता है, तो वैसे वाले का भी हम क्या निकाल पाएंगे, एरिया निकाल पाएंगे। तो जब ये बड़ी चीज़ हमने सीख ली तो हमसे छोटी भी आने लगेगी, तो इसमें हम सर्कल का भी निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि ग्राफ क्या कैसे होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलो, अब कर्व बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, इफ एफ एक्स इज बिलो एक्स एक्सिस, इंटीग्रल गिव्स नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये तो दूसरी चीज हो गई। पहले आप ये देखो कि बिलो एक्स एक्सिस है या, है ना, कर्व बिलो एक्स एक्सिस है या ऊपर का एक्स एक्सिस है। ओहो, हाँ, कर्व अगर बिलो एक्स एक्सिस है या ऊपर का है एक्स एक्सिस के, लेकिन एरिया अंडर द कर्व, क्या एक वर्ड होता है यहाँ पे यूज, देखो यूज होता है एरिया अंडर द कर्व। तो होता क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें ये ऐसे लिया है। ठीक है, अब इसमें हमने लिया इस कर्व के नीचे का एरिया निकालो, मतलब कौन सा एरिया निकालो, ई वाला, ये वाला एरिया निकालना है। अब देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है बच्चों, ये ग्राफ कोई वो फिक्स ग्राफ नहीं है। ठीक है, कहीं मतलब एक, आप बोल दो परफेक्ट ज्योमेट्री बन रही है, सर्कल बन रहा है सर, है, ये सर्कल का पार्ट हो सकता है, या फिर किसी पैराबोला का पार्ट हो सकता है, या फिर किसी इलिप्स का पार्ट हो सकता है ना, किसी भी ज्योमेट्री का या किसी कर्व का एक पार्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज वो बाउंडेड होना चाहिए ना, हमको जो लिमिट्स रहेंगी वो बाउंडेड ही मिलेंगी। ठीक है, अनबाउंडेड लिमिट्स के लिए फिर हम हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स आती है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। तो क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास ये हर टाइम चेंज हो रहा है, तो हम करते क्या है, अब ध्यान से सुनना है ना, प्रोसेस क्या होती है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी। तो देखो प्रोसेस ये होती है कि अगर मैं बोलूं कि यहां मैंने एक छोटी सी पट्टी ली dx की, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए, ये छोटी सी पट्टी है, इसकी विड्थ मैंने ले ली dx। ठीक है, dx ले ली। ठीक है, और इसको मैंने माना, ये जो है ये ग्राफ किसका है, y का है, y यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, y का ग्राफ है। तो जब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए जो एरिया आएगा, वैसे नॉर्मली एरिया निकाले तो क्या होता है ना, हाइट इंटू ब्रेथ, ये जो रेक्टेंगुलर ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेंगी, ऐसे ऐसे, ये सब स्ट्रिप्स बनेंगी। माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है, खांसी सर्दी है। ठीक है, अब देखिए ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं। अब ये भी dx है, ये भी dx है, ये भी dx है, बहुत सारी हैं। तो जब हम नॉर्मली एरिया निकालेंगे तो ये dx है और इनकी ये जो है y है। अब y हर जगह अलग वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे अलग देगा y, यहाँ पे अलग, मतलब fx हर जगह चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे fx यहाँ की वैल्यू देगा, ये वाली। ठीक है, दूसरा कलर ले लो। ठीक है, fx कहाँ की लेगा, यहाँ की वैल्यू लेगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेगा, और यहाँ पे fx ये वाली वैल्यू लेगा। तो हर टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो नॉर्मली अगर मैं एरिया निकालता हूँ, देखो बच्चों, नॉर्मली अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स या फिर एफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन अब ये जब चेंज हो रहा है तो यहीं पे काम आता है इंटीग्रेट, ये ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है ना, डी बाई डी एक्स जो होता है, डी बाई डी एक्स जो होता है, ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये बताते हैं कि हमको करना क्या है ना। जैसे प्लस, ये एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है मतलब कि ये बताता है कि आपको दो नंबर को ऐड करना है जो उसके आगे और पीछे लिखी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्या काम करता है कि ये एक स्कैनिंग की तरह काम करता है। इमेजिन करो, एक चीज ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आएगा सुनने में, समझने में, कि वाई डिक्स हमारा dx जो है नॉर्मल एरिया कैसे आता है, तो पता चल गया, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, और हमने इसको dx मान लिया है एक चीज़ को, और एक चीज़ को y है हमारी जो कि चेंज हो रही है, तो y dx हो गया, लेकिन चेंज हो रही है इसलिए हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब होता क्या है कि सपोज करो ये dx जो ये लाइन है ये यहाँ पे, अब ये यहाँ पे स्कैन होते हुए जा रही है। ठीक है, स्कैन जैसे कि आपने फोटोकॉपी के अंदर देखा ना, लाइट लाइट जाती है, ऐसे ये स्कैन करते हुए यहाँ जाएगी, फिर जब यहाँ पहुँचेगी तो ये लाइन लंबी हो जाएगी। ओहो, जब यहाँ पहुंचेगी ये लाइन तो ये लंबी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, फिर और लंबी, फिर और लंबी, और ऐसे कर करके ये पूरा एरिया कवर करेगी स्कैन करके। ठीक है, तो ये जो काम स्कैनिंग का करता है वो ये ऑपरेटर करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, इसलिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं। अगर यही चीज़ परफेक्ट ज्योमेट्री होती है कि वाई की वैल्यू फिक्स है, वाई की वैल्यू फिक्स है, इतना है, इतना है, ये लो रेक्टेंगल बन गया, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इंटीग्रेशन की, है ना। फिर हम क्या करते, जो हमारे पास नॉर्मल फार्मूला है उसी को अप्लाई करते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो कर्व है वो चेंज हो रहा है, वो हर टाइम अलग वैल्यू ले रहा है, क्योंकि वो एक फंक्शन है, और फंक्शन का मतलब यही होता है। क्लियर है ये चीज़, फंक्शन का मतलब होता है कि वो डिफरेंट टाइम पे अलग अलग वैल्यूज ले रहा है। आप अलग इनपुट डालोगे तो अलग अलग इनपुट डालोगे तो अलग आंसर्स आएंगे। क्लियर है ये चीज़,
ठीक है। अब इसमें क्या है, बिलो द कर्व। तो बिलो द कर्व में क्या है, अब सपोज दैट वही ग्राफ मैंने ऐसा इधर बना दिया नीचे की तरफ, तो अब इसका जो एरिया आएगा तो लिमिट इसकी नेगेटिव हो जाएंगी। जब लिमिट इसकी नेगेटिव होंगी तो इसका जो एरिया आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस टाइम पे हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो जब भी हम अगर एरिया जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अगर नीचे है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें मॉड लगा देते हैं, उसको पॉजिटिव बना देते हैं, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। जब क्वेश्चन हम करते हैं डिस्टेंस वगैरह के तो हमको पता रहता है कि हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव जो है तो डिस्टेंस नहीं हो सकती है ना, -3 किलोमीटर कोई चला, नॉट पॉसिबल। क्लियर है। और ऑलवेज रिपोर्ट एज एरिया एज पॉजिटिव, ये तो पता है, ये सब तो पढ़ा रखा बच्चों ने। फॉर कर्व्स y इक्वल्स टू fx gx। ठीक है। अब देखो दो तरीके के होते हैं, एक पहला था कर्व बिलो एक्स एक्सिस भी छोड़ो, ये एरिया अंडर द कर्व था। ठीक है, जो मैंने भी आपको समझाया। इसमें क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, इसको आपने y लिया था, यहाँ चेंज हो रहा था। ठीक है। और इसको आपने x लिया था, इसमें एक छोटी पट्टी बनाई थी dx, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया, y dx। तो जब dx है ना, मतलब x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करो, तो x के रिस्पेक्ट में करो तो आपको लिमिट किसकी चाहिए, x की। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है 0 और यहाँ पे कोई पॉइंट है a, तो 0 से a तक इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब यही पट्टी, सेम ग्राफ, सेम ग्राफ, अब ये पट्टी जो मैंने ऐसी ली थी, ऐसी वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल लूंगा। तो जब हॉरिजॉन्टल लूंगा तो इसको क्या मानूंगा, dy। क्या मानूंगा, dy। ठीक है। और जब ये dy इसको स्कैन करा रहा हूं तो ये फिक्स हो गया, क्योंकि अब ये स्कैन हो रही है ना बच्चों, ये तो ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गई। तो ये डिस्टेंस जब अगर फिक्स है तो ये क्या, इसको क्या मान लेंगे, x। तो फिर हम इंटीग्रेट करेंगे x dy। ठीक है। और x डिवाइड इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए मुझे किसकी लिमिट चाहिए, x की यहाँ से यहाँ तक, y की यहाँ तक, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y की लिमिट चाहिए यहाँ से यहाँ तक। सपोज दैट ये 0 है क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है और ये b है, y की वैल्यूज केवल लिख रहा हूँ इसमें, 0 से लेके b तक। तो इस तरीके से हमको दोनों तरीके से करना आना चाहिए, दोनों तरीके से। कब हमारे पास कैसी लिमिट्स गिवन है, अगर मुझे y एक्सिस की लिमिट गिवन है तो मैं y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा बच्चों, इंटीग्रेट करूंगा और फंक्शन जो है वो x लिखूंगा। x मतलब कि x की वैल्यू निकाल लूंगा y के फॉर्म में। तो वो देखो यहाँ पे ना ऐसा होता है, x की वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन ऑफ y बनेगा और y की वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन ऑफ x बनेगा। फंक्शन ऑफ x के अंदर x होगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फंक्शन ऑफ y के अंदर y होगा तो y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है। तो ये तो खुद ही निकल आता है। ठीक है, ये खुद ही निकल आता है। लेकिन आपको ऐसे समझना है कि अगर आपके पास लिमिट अलग अलग है तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो और दोनों की लिमिट गिवन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सर्कल लिया। अब इस सर्कल में बच्चों मेरे को इधर की लिमिट भी पता है क्योंकि रेडियस ही तो है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। तो ये जो रेडियस है तो अगर इधर ए है तो इधर भी ए है, इधर -a हो जाएगा और इधर भी -a हो जाएगा। ठीक है। तो ये हर तरफ डिस्टेंस तो यही है, तो मैं इधर 0 से इंटीग्रेट कर दूं, इधर 0 से इंटीग्रेट कर दूं, इधर 0 से माइनस या -a से 0। ठीक है। हमेशा देखो स्कैनिंग की जो है ना, लेफ्ट से राइट की कोशिश किया करो, है ना, और नीचे से ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में कुल मिला के। तो -a से लेकर 0 तक इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको -a से लेकर 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है ये चीज़। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हर जगह से मुझे सेम एरिया ही मिलेगा। अब देखो क्या होता है कि हम एक बार में पूरा का पूरा एरिया नहीं निकालते, उसका भी रीज़न है। क्यों हम एक बार में एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं और उसके बाद उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखने वाली चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि देखो कर्व ना डिसाइडिंग कर्व कहलाता है। ठीक है। डिसाइडिंग कर्व क्या है कि जो डिसाइड कर रहा है कि फंक्शन कैसे मूव करेगा, एरिया कैसे मूव हो रहा है। सपोज दैट मैंने ये लिया। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो पैरेलल लाइन होती है ना, वाई एक्सिस खुद, ये वाई एक्सिस है बच्चों, वाई एक्सिस, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठाने की कोशिश करना इस बात को कि वाई एक्सिस जो है और वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होती हैं, एक्स एक्सिस जो है और एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको हम डिसाइडिंग कर्व क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते। ठीक है। मतलब अगर ये यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, दिख रही है लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो डिसाइडिंग कर्व, अगर मुझे कोई यहाँ का एरिया निकालने को बोल देना यहाँ पे, तो मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। ये है डिसाइडिंग कर्व। ठीक है। ये है आपका डिसाइडिंग कर्व, क्योंकि ये एरिया को डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ का एरिया निकालना तो ये चेंज हो रहा है, मतलब ये किसका फंक्शन है, ये सर्कल के इक्वेशन का है। तो हम सर्कल के इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है ये चीज। ठीक है। तो इसलिए जब ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, डिसाइडिंग कर्व यहाँ पे अलग है, फिर यहाँ अलग है, 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 तो फिर मैंने बोला कि 4 का मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत पड़ी। तो 4 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत ये पड़ी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खुद और उसके पैरेलल लाइंस जो हैं वो डिसाइडिंग कर्व नहीं होते हैं। एक्स एक्सिस खुद,
वाई एक्सिस खुद और उसके पैरेलल लाइंस जो है डिसाइडिंग कर्व नहीं होते हैं। तो जब वो डिसाइडिंग कर्व नहीं है तो इस वाले में अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेता हूँ, मतलब सिर्फ इतना एरिया, सिर्फ इतना एरिया लेता हूँ, तो उसमें डिसाइडिंग कर्व क्या है, केवल इतना है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस तो है नहीं और एक्स एक्सिस है नहीं। तो इसलिए मुझे बड़ी आसानी होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसका एरिया निकाल लूँ, आपका इसका सर्कल का इंटीग्रेट कर दूं, लिमिट्स रख दूं यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। अगर यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ मतलब लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल जाके स्कैन हो रही है। अच्छा, ठीक है। और अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो यहाँ से लाइन ऐसे स्कैन होकर यहाँ पे तक आ रही है। ठीक है, लाइन ऐसे स्कैन होगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, ऐसे छोटी होती जाएगी लाइन और यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी, वो पूरा एरिया कवर कर लेगी। लेकिन अगर मैं पूरे सर्कल का लूँ, पूरे सर्कल का लूँ और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो देखो इधर अलग जा रहा है ना, इधर अलग जा रहा है लाइन, ये पूरी की पूरी और ऐसे जाएगी। तो क्या होगा कि इसमें डिसाइडिंग कर्व इतने सारे हैं, ये ऊपर भी है नीचे भी है, इधर अलग चेंज हो रहा 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 है। तो इतने सारे कर्व्स हैं कि हम मेरे को क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हालांकि हम वो भी सीखेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में हायर मैथमेटिक्स में। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम इजी तरीका ढूंढते हैं, क्या कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और ऐसे तरीके बनाए जिसमें डिसाइडिंग कर्व केवल एक ही हो। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा था कि जो नॉर्मल कर्व्स होते हैं उसमें डिसाइडिंग कर्व एक होता है, नहीं होता है तो हम एक को बनाते हैं उसको, फिर उसमें जितना हमको एरिया निकालना है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हम क्वेश्चन देख के करते हैं। ठीक है, अब बोलो कि सर मैंने ये पैरा बोला ये है, अब मुझे पता है ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ना कि 4 का, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये डिसाइडिंग कर्व नहीं, ये डिसाइडिंग कर्व नहीं, केवल ये डिसाइडिंग कर्व है, इसलिए मैं पहले ये वाला एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया निकालूंगा पहले, और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि सिमेट्री है, दूसरी तरफ भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और जब जब भी आपको सिमेट्री मिले, सही बताऊँ, आपको इंटीग्रेशन करते टाइम, एरिया निकालते टाइम जब जब सिमेट्री मिले, आप तब तब क्या करो, सिमेट्री के लिए जाओ। क्लियर है चीज़? चलो, अब आती है मज़ेदार चीज़। मज़ेदार चीज़ क्या है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। ये 8.2 से इन्होंने हटा दिया है, 8.2 ही हटा दी है, डिलीट कर दी है। ठीक है, वीडियो डिलीट 15 दिसंबर तक, तो वीडियो डिलीट कर दी उन्होंने 8.2 की। ठीक है, और 8.1 में भी आधे क्वेश्चन डिलीट मार दिए हैं, केवल क्या बचा है, 2 क्वेश्चन बचाए हैं और 1-2 ऑब्जेक्टिव बचाए हैं, मतलब पता नहीं क्या करते हैं, है ना। और जबकि क्वेश्चन पूरे देंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन वही 2 दे दें, अब जितना लिख रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी सीबीएसई का आपस में ही नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स में क्या होता है कि ऐसे के लिए आप हमेशा यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ लेना। ठीक है, कर्व्स अगर 2 हैं, वाई एफ एक्स है, वाई जी एक्स है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, जिसमें एफ एक्स बड़ा होगा जी एक्स से। ठीक है, लिमिट्स आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, लिमिट्स हो जाएगी। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आपके पास ऐसा हो कि एक एरिया के नीचे बिटवीन 2 कर्व्स है, ठीक है, तो 2 तरह की चीज़ें होती है, एक ऐसा है एरिया आगे पीछे, तो ऐसा नहीं, जब ऊपर नीचे हो, क्या हो, क्यों भाई, क्यों क्यों मेरे से टूटना चाह रहा। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब जब इस तरह का एरिया आपको दिया है तो इसके 2 कर्व के बीच का एरिया, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, 2 पैराबोला बनाता हूँ, एक ये पैराबोला है, एक ये पैराबोला है। ठीक है, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि जो ऊपर दिख रहा है कर्व, ये क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू ले रहा है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा, है ना। अगर मैं नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दूंगा तो मॉड लगाना पड़ेगा और क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। इसलिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, डिजिटल बोर्ड सीख रहा हूँ, 10-15 हज़ार वीडियोज़ में सीख जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें जो है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे, अगर इस कर्व का नाम मैं दे दूँ 2 अपने से और इसका नाम दे दूँ 1, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू सेकेंड माइनस 1। ठीक है, सेकेंड माइनस 1, सेकेंड माइनस 1 तो आ गया, लेकिन अब लिमिट्स क्या है, तो लिमिट्स 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, दूसरे कलर में बता दो सर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे करूँगा तो सपोज दैट यहाँ पे आता है एक बी सी डी। अब अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में करते हो तो लिमिट क्या लोगे बच्चों, y वाली, b से लेकर d तक। और इसी चीज़ को अगर आप x वाला फंक्शन बना के और x में के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो लिमिट क्या हो जाएगी, a टू c। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, ये बहुत बहुत बड़ी, मतलब मैंने मैथ्स रॉकेट साइंस नहीं बताया, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो इस तरीके से दो कर्व्स के बीच का एरिया हमारा निकल आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे सही बताओ तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कम आते हैं। ठीक है, आते वही हैं सिंपल वाले क्वेश्चंस, पर फिर भी ठीक है, आ गया धोखे से तो फिर क्या करोगे, फिर वही जीतेगा जो सिकंदर होगा। ठीक है, जिसको आता होगा। अब ध्यान दो, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये मैथ्स की खूबसूरती है कि अगर आप 2 पैराबोला लेते हो और इंटरसेक्शन मतलब आपको अगर
पॉइंट्स निकालना है इनके, है ना। तो एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखते हैं, यही करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, यही मेथड्स पढ़ी हमने। तो एलिमिनेशन मेथड तो लिनियर में ही लगती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड हर जगह लग जाती है, कैसा भी फंक्शन हो। तो जब आप रखोगे इसकी वैल्यू उठा के इसमें एक दूसरे में, तो आपको अपने आप 2 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 2 पॉइंट्स मिलेंगे अपने आप आपको। क्लियर है चीज़? यही मैथ की खूबसूरती है कि मैथ को खुद पता है उसको कि पैराबोला 2 जगह कट कर रहा है, और अगर मैं ऐसा पैराबोला बना दूँ जो सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, तो देखना वो एक ही रियल वैल्यू देगा। ऐसा पैराबोला बना दो और दोनों की वैल्यू एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके देखो, एक ही जगह कट करते आएगा। यही है मैथ्स। कितना सुंदर, कितना फैसिनेटिंग, आय हाय हाय। चलो तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब फिर वही बात, बोर्ड्स में लिखना है तो बोर्ड्स में लिखते आना चाहिए, है ना, क्योंकि उसी के मार्क्स मिलते हैं। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स, है ना। कर्व्स का रफ स्केच बनाना है, ठीक है। मतलब रफ स्केच मतलब कि आपको जो है तो ऐसा रफ स्केच बनाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रफ नहीं करना है ना। कल के वीडियो में मैंने जो बताया था कि बच्चों गलती ना करना, वही गलती मैंने करी ठीक है। खैर एनीवे, और एक रफ बनाना है, ठीक है। रफ स्केच बनाना है, इसका मतलब रफ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, कि तुम ये मत करना कि ग्राफ पेपर बना लिया, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसा करके मत करना, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरसेक्शन के पॉइंट निकालना है, यानी लिमिट निकालनी है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। बाउंडेड रीजन होगा तब तो। अगर अनबाउंडेड रीजन दे दिया कि लो सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो, तो फिर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारा एरिया देता है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी देता है बेसिकली, इसलिए वो 1 रहता है, उसको पता रहता है कि वो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आइडेंटिफाई अपर एंड लोअर कर्व। अगर दोनों कर्व हैं, 2 कर्व के बीच का है, तो आप देखिए ऊपर वाला कर्व कौन, नीचे वाला कर्व कौन है। या फिर मैं तो यहाँ पे बोलूँगा डिसाइडिंग कर्व देखो आप। कौन सा कर्व? डिसाइडिंग। डिसाइडिंग कर्व देखो कौन है जो चेंज हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, ठीक है। उसी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, वेरिएबल को, कांस्टेंट को नहीं करोगे। अप्लाई करेक्ट इंटीग्रल फॉर्मूला, उसके बाद जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो ढंग से लगाना, वो याद करके जाना है, ठीक है। मुझे भी नहीं याद है, बट आपको याद करके जाना है। और याद कैसे होंगे? क्वेश्चंस करके। मैंने उतने क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन आपको मेरे से ज़्यादा करने हैं अब बताया था कि इंटीग्रल, ये डिफिनेट इंटीग्रल का है, तो डिफिनेट इंटीग्रल का तो ऑब्वियसली आपको इसमें जो है तो डिफरेंट फॉर्मूले, आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। तो इसमें से कुछ जो है तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं से देखूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं याद है, ठीक है। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन पी वाई क्यू, मज़ेदार, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे ना। अब एकदम कमर कस लो और दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो। अब सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई करना है, ठीक है। एक सेकंड रुकना बच्चों। सॉरी। चलो, तो अब देखो, जोन आउट मत रहना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, जो कुछ बेसिक्स बताए हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर ऐसा और कोई बेसिक्स आएंगे, वैसे 2-3 बेसिक्स मुझे और बताने थे, बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ ना, 2 मिनट लगेंगे बच्चों, ठीक है। बोर मत होना, बोर मत होना, ठीक है, जुड़े रहना। कोनिक सेक्शन के 2-3 चीज़ें बता दूँ। सर्कल का अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होता है, आर आपकी क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। और एक्स प्लस वाई लिखा है ना, तो इसका मतलब इसका ओरिजिन क्या है, 0 0, ठीक है। वैसे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता है, जहाँ एच और के सेंटर होते हैं, लेकिन ऐसे फॉर्म में लिखा है तो आपको वो आना चाहिए कि क्या सेंटर है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पैराबोला के 4 बनते हैं, एक ऐसू, एक ऐसू, एक ऐसू और एक ऐसू, ठीक है। इसे फोकस a,0 होता है, इसमें माइनस a,0 होता है, इसमें 0, a होता है, और इसमें 0, -a होता है। इसकी इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसकी इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसकी होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ठीक है। तो आपको जब ये इक्वेशन दिखे ना, तो इक्वेशन से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब इक्वेशन दिखे तो आपको ये तो पता चले ग्राफ कैसा बनाना है, कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है। यही नहीं पता होगा तो फिर क्या करोगे? लड्डू खा लोगे, लड्डू, 0 नंबर, ठीक है। अब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। इलिप्स के 2 फॉर्म होते हैं, एक रहता है ये मेजर एक्सिस हो जाती है एक्स एक्सिस, और वाई माइनर, इसमें वाई मेजर हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है ये होता है -a, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है -b, इसमें होता है ये वाला a, ये होता है -a, ये होता है b, और ये होता है -b, ठीक है।
इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए, मतलब दोनों की अलग अलग लिख देता हूँ। इस वाले की होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसकी हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये ए बी क्या है बच्चों, अगर y के नीचे बड़ा है तो y जो है मेजर एक्सिस बनेगी, अगर x के नीचे बड़ा है तो x मेजर एक्सिस बनेगी। मैंने इस हिसाब से इक्वेशन बनाई है कि a दोनों जगहों पे सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको आना चाहिए, इससे ज़्यादा आता नहीं है। हाइपरबोला भी है बट मैं जाऊँगा नहीं वहाँ तक, टाइम कम है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एरिया बताना। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अब हमको ये वाला पता है कि ये पैराबोला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एक स्क्वायर आ जाए, देखो जितने भी फॉर्म पढ़े हैं उसमें या तो दोनों में स्क्वायर होगा। ठीक है, एक ही जगह है कि एक स्क्वायर में है और एक जो है तो लीनियर है, मतलब लीनियर इन द सेंस कि उसकी डिग्री 1 है। तो जब ऐसा फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाओ कि पैराबोला है। तो इसको ढंग से लिखो, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, कायदे से लिखा हुआ है। ठीक है, बट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, अब आता है एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या आता है, एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इक्वल्स टू 2। अब एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे फिक्स कर दिया। एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब भैया वाई एक्सिस, और एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब ये। ठीक है, ओहो, एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इक्वल्स टू 2। अब इसमें बाउंड्री रीजन क्या, ऊपर वाला है कि नीचे वाला? नीचे वाला बाउंड्री रीजन देखो बच्चों, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये बाउंडेड है। ये 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट तक, यानी 2 तक। कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, 0 से लेके 2 तक जा रहा है। अब 0 से लेके 2 तक जा रहा है, डिसाइडिंग कर्व क्या है, ये तो है नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस ही खुद ही है, और ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी डिसाइडिंग कर्व नहीं है। तो डिसाइडिंग कर्व हुआ क्या बच्चों, डिसाइडिंग कर्व हुआ ये पैराबोला। तो पैराबोला में 0 से लेके मैं 2 तक इंटीग्रेट कर दूंगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। और 0 से लेके 2 तक अगर इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 से 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। हमको क्या लाना पड़ेगा, एक्स की लिमिट रखी, मतलब यहाँ डी एक्स लाना पड़ेगा। डी एक्स लाना पड़ेगा मतलब कि एक्स का फंक्शन यानी वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। कितनी बच्चों, एक्स स्क्वायर रख दो। क्या आ गई वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा, इसको पहले मैं वाई डी एक्स लिख देता हूँ बच्चों, कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, मैं और आराम से पढ़ा सकता था। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर 2, अपर लिमिट 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3। अभी ये लिख रहा हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगा, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आने लगी होंगी। 8/3, ठीक है, यूनिट स्क्वायर पर सेंटीमीटर या जो भी यूनिट रहेगी। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखें डिसाइडिंग कर्व क्या है, ग्राफ बनाएं, डिसाइडिंग कर्व क्या है, ग्राफ बनाएं, और उसके बाद फिर देखें कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक दी हैं, रख दो। ठीक है, वो पहले ही बना रखे मैंने स्टेप्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया जल्दी से। फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब यही वाला, और y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स जो होती है वो सेंटर से होके ये 45 डिग्री वाली। अब ये वाला करना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है, नहीं। क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है, यदा नो। ठीक है, क्या ये खुद y एक्सिस है, नहीं। ना ये x एक्सिस है ना y एक्सिस है, ना x के पैरेलल ना y के, मतलब ये भी अब क्या है, डिसाइडिंग कर्व। ये भी क्या है, डी कर्व नाम दे देते हैं इसको हम लिटमैथ लैब की तरफ से। ये भी डी कर्व है और ये भी डी कर्व है। जब दोनों डिसाइडिंग कर्व हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 माइनस y1 dx। हमने पहले से ही x के फॉर्म में कर लिया कि हम x में ही x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये है y इक्वल्स टू एक्स और ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर कौन सा है, इन दोनों में यहाँ पे ऊपर कौन सा है, ऊपर कौन सा है दिख रहा है, ऊपर कौन सा है बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स। वाई इक्वल्स टू एक्स ऊपर है और एक्स स्क्वायर नीचे है, तो हम इसको क्या मान लेंगे 2 और इसको दे देंगे नाम 1। अब यहाँ पे रख देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, नहीं गलत कर दिया ना, गड़बड़ कर देने छो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे पास लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स नहीं है, लेकिन एक लिमिट तो पता है कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे जो कि है 0 0, क्योंकि इसका वर्टेक्स भी 0 है। ठीक है, और ये लाइन ओरिजिन से होकर जाती है, तो एक पॉइंट तो पता है, दूसरा निकालना है।
दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख देते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा क्षमा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं वैल्यू पुट कर दूँ, तो चाहे आप y की रख दो चाहे x की रख दो, मैं x की रख देता हूँ, y की पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको ढंग से सॉल्व करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन लिया, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब एक x की वैल्यू आ गई जीरो, ये देखो, और जब एक x जीरो है तो y भी जीरो हो जाएगा क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स है, और एक आ जाएगी x की वैल्यू वन, ठीक है। तो एक जो है तो आपका हो रहा है जीरो जीरो पे कट करेगा, और एक है ये वन वन। तो आप चाहे, ये लो लिमिट हो गई जीरो से वन, एक्स का देखो जीरो से वन तक जा रहा है, जीरो से वन लिमिट हो गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट क्या है बच्चों, जीरो से लेके वन तक रख दो। पहले वन रखो पूरे में, तो वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, मेरे से कोई नहीं पूछेगा कि कैसे आया, बहुत मारूंगा। जीरो रखूंगा पूरा गायब हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिखता, जाओ, ठीक है। टू और थ्री का एलसीएम सिक्स, फेंक के मारो इधर उधर, थ्री वन ज़ा थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू वन, ये आ गया आपका वन बाई सिक्स, और यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से करना है, फिर वही सेम स्टेप कर दी मैंने, ठीक है। आपने क्या किया, ग्राफ बनाया, देखा कि किस तरीके का ग्राफ है, आपका फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व, सेकंड टाइप क्या होता है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो पहले टाइप का है दूसरे टाइप का है, ये पहले देख लिया। उसके बाद क्या किया, अगर सेकंड टाइप का है तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो एक दूसरे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ की उठा के चाहे यहाँ रख दो, यहाँ की उठा के चाहे यहाँ रख दो, कुछ भी रखोगे, आपका जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करोगे एक वेरिएबल में। देखो एक वेरिएबल हो तो एक इक्वेशन काफ़ी है वैल्यू निकालने के लिए, दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल हो तो तीन, मिनिमम इतना एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमको एक वेरिएबल की इक्वेशन बनाना है क्योंकि एक इक्वेशन बनेगी, और उसमें सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएंगी। जब वैल्यू आ गई तो हमको पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आप चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में करो चाहे वाई के रिस्पेक्ट में, ज़्यादातर लोग एक्स के लिए जाते हैं, ठीक है, इजी पड़ता है। तो लिमिट रख दी और फॉर्मूला लगा दिया, बस खत्म, इंटीग्रेशन नॉर्मल, क्लियर है। चलो, ये सोचो पी वाई क्यूज हैं, ये सारे पी वाई क्यूज हैं, चेक कर लेना जाके, इनको गूगल लेंस में डालना और देखना ये सब सारे के सारे क्या हैं बच्चों, पी वाई क्यू, ठीक है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम जीरो टू पाई। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ ही नहीं आता सर, देखो ऐसा होता है साइन एक्स, ये कहाँ तक जाता है, टू पाई तक, ठीक है। ये होता है ज़ीरो, ये होता है पाई बाई टू, और ये क्या होता है, पाई। मतलब मुझे जीरो से पाई तक का एरिया निकालना है, मतलब मुझे ये जीरो से लेके पाई तक दिख रहा है, ये स्कैन करके यहाँ तक, तो ये एरिया मुझे निकालना है, ये देखो ये एरिया निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, इस एरिया को निकालने के लिए भी मेरे लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है कि अगर मैं इस पूरे को एक बार ऐसे करूंगा तो यहाँ तक जा रहा है फिर घट रहा है बहुत सारी बार, तो मैं क्या करूँगा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो पाई बाई टू से। अब जो ये एरिया है सिमेट्री है, ये सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर भी है, तो मैं क्या करूंगा इस तरफ का एरिया निकाल के इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू का मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने बताया था कि जहां जहां आपको सिमेट्री मिले ज़्यादा से ज़्यादा सिमेट्री को यूज़ करना है, जहां जहां आपको इंटीग्रेशन में सिमेट्री दिखे आप उसका यूज़ कर लो कि भाई यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया इक्वल है। अगर वो मुझे जीरो से टू पाई तक का बोलता तो मैं इतना निकालता और फिर मैं फोर का मल्टीप्लाई करता, क्योंकि जितना एरिया यहाँ का उतना एरिया यहाँ का उतना एरिया यहाँ का उतना एरिया यहाँ का, तो मैं सबसे छोटे पार्ट का निकाल के चार बाई कर दूँ क्योंकि सिमेट्री है, सब एक जैसा है, ये इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू ये एरिया इन सबका सेम है, क्लियर है ये चीज़। तो मेरे को जीरो से पाई बाई टू तक इंटीग्रेट करनी है, और साइन एक्सिस और क्या, सॉरी साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस, साइन एक्सिस क्या होता है, साइन एक्सिस क्या होता है हार्ट, ठीक है, एक्स एक्सिस और फ्रॉम जीरो टू पाई मतलब एक्स एक्सिस के बीच में, और जीरो से लेके पाई बाई टू मतलब यही एरिया है, ठीक है, बाउंडेड है। तो सबसे पहले मैं जीरो से पाई बाई टू तो लेंगे, और आप इसको दो बार में भी कर सकते हो, सही बताऊँ तो आप चाहे टू का मल्टीप्लाई कर दो चाहे दो बार इंटीग्रेट कर दो, पहले जीरो से पाई बाई टू तक और फिर पाई बाई टू से पाई तक, लेकिन मैं टू का मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मैं होशियार हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको, मुझे पता है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ तक रख देता हूँ इसको, ठीक है, जिससे मेरे को सॉल्व करने की जगह मिल जाए। चलो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से पाई बाई टू। वाई की स्ट्रिप बनाते, वाई की स्ट्रिप तो कहाँ करते हैं, जीरो से लेके वन तक, ये देखो जीरो से लेके वन तक करते हैं। वाई डी एक्स जीरो से पाई बाई टू वाई डी एक्स, ठीक है। अब जीरो से पाई बाई टू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन एक्स डी एक्स, कितना आ गया, इंटीग्रेट ही कर दो, कितना आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, जीरो से लेके पाई बाई टू, अपर लिमिट पहले लिखेंगे, तो माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस जीरो, और कॉस पाई बाई टू 90 में जीरो हो जाता है, तो ये माइनस जीरो प्लस वन, कितना आ गया एरिया, वन। तो जब ये एरिया वन है
ये वाला एरिया कितना है 1 है, और ये वाला भी चाहिए मुझे, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि इसको नाम दे देना, इसका नाम दे दो ओ, ठीक है, इसको दे देना ए, इसको दे देना बी और सी, फिर ये ऐसे निकालना, ऐसे निकालना, देखो और हट जाऊँ क्या, हाँ, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ, घूम क्या हो ओ ए सी ओ, इसका निकालना है, इसका मतलब होता है एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, और फिर जब सॉल्व करना तो यहाँ पे लिखना है इसको एरिया ऑफ, ये जो मैंने लिखा ना ये शॉर्टकट, ये मत लिखना, तुमको डेल्टा बनाते नहीं आता, तुम डेल्टा और ट्रायंगल में फ़र्क नहीं करो, एरिया ऑफ ऐसे लिखना ओ ए बी ओ, ये निकालना, फिर यहाँ से जो एरिया ऑफ ए ओ बी की यहाँ वैल्यू रखना 1 आई है 1 इंटू 2, और यहाँ पे आपको प्रॉपर फिर एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को लिखना, ये लिखने का तरीका है। ठीक है बच्चों, नाम देके क्लियर है ये चीज़, वही प्रोसेस बार बार। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी। अब देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x एंड x एक्सेस फ्रॉम x इक्वल्स टू -2 to 2। अब मॉड ऑफ x का ग्राफ मुझे आता है, आपको भी आता है, मुझे पता है, ये रहा मॉड ऑफ x का ग्राफ, x इक्वल्स टू -2, y के पैरेलल ये रहा -2, x इक्वल्स टू 2। अब देखो ये सिमेट्री, जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया यहाँ है। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 ही जा रहे हैं, यहाँ 3 होता आगे खिसका देते तो अलग होता, लेकिन यहाँ 2 तक गए, यहाँ तक 2 गए, क्योंकि बिल्कुल सेम है। अब ये सिमेट्री है तो सिमेट्री है, तो मैं एक जगह का एरिया निकाल के 0 का मल्टीप्लाई कर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, नाम दे देना ओ ए बी सी डी। ठीक है, तो मुझे किसका एरिया निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ डी ओ ए बी सी डी, इसका पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो तुमको समझ में आता है कि तुम डी से ओ गए हो, ओ से ए गए हो, ए से बी, बी से फिर सी आए हो और सी से डी। ठीक है, तो इस तरह निकालना है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ लिया मैंने, राइट हैंड साइड का मेरे को 0 से 2 तक करना पड़ेगा इंटीग्रेट, यहाँ पे -2 से 0 तक, तो माइनस वाला मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं माइनस के साथ, तो मैं 0 से 2 ले लिया। ठीक है, बोलोगे तो मैं वो भी करके दिखा दूंगा। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, और डी एक्स। अब खुद बताओ, जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं पता है ना, मॉड एक्स को हमको डिफाइन करते हैं, इसको ब्रांच फंक्शन में बना देते हैं। मॉड एक्स जहाँ पे, देखो मॉड का कोई भी फंक्शन हो ना, वो जहाँ पे 0 होता है उसके लेफ्ट में अलग बिहेव करता है और राइट में अलग। तो ये मॉड एक्स कहाँ पे 0 है, ये वाला मॉड एक्स ये 0 पे है, तो इसका मतलब ये x काम -x काम करेगा जब x लेस देन 0 होगा, और x काम करेगा जब x 0 से बड़ा होगा, और 0 पे 0 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ छोटा सा, यहाँ पे देखना जल्दी से। अगर मॉड ऑफ x -2 है, ये 0 कहाँ पे होता है 2 पे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये कहाँ पे 2 के लेफ्ट में अलग बिहेव करेगा और 2 के राइट में, तो इसको जब मैं लिखूंगा ब्रांच फंक्शन में, तो ये कैसे काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, ये पॉजिटिव काम करेगा x -2 कब, जब हम 2 से ज़्यादा जाएंगे। ओहो, ठीक है, जब हम 2 से ज़्यादा जाएंगे, और माइनस ऑफ x -2 काम करेगा जब 2 से कम रहेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है, अगर कहीं आ जाए तो। अब 0 से लेके 2 तक जाना है मुझे, 0 से लेके 2 तक जाना है, तो 0 से लेकर 2 तक जाना है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा। तो एरिया इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 से 2, ये काम करेगा x की तरह dx, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2, लिमिट क्या है 0 से लेके 2, 2 अपर लिमिट रख दो, 2 2 4/2, यानी 2 -0 रखोगे तो 0, तो कितना आ गया 2। अब जब 2 स्क्वायर यूनिट्स आया है, तो ये केवल किसका एरिया है, इस वाले पार्ट्स का, मुझे पूरे का चाहिए था, तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा एरिया आ जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ये इसका एरिया आ गया। क्लियर है, इसको ढंग से लिख लेना आप। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन y इक्वल्स टू x² एंड y इक्वल्स टू 4। अब ये फिर y इक्वल्स टू x² मतलब ये वाला, और y इक्वल्स टू 4 मतलब x एक्सिस के पैरेलल ये। अब देखो ओहो, फिर से सिमेट्री, ये वाला एरिया निकालना, बाउंडेड कहाँ है, यहाँ, ये नहीं है बाउंडेड, ये बाउंडेड होता है। ठीक है, अब पैरेलल है तो इसको y2 - y1 मत करना। ठीक है, पैरेलल है तो ये डिसाइडिंग कर्व नहीं है, डिसाइडिंग कर्व केवल पैरा बोला है। कौन बोला,
पैराबोला। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से लेके 4 तक जा रही है, नहीं जा रही है हाँ 0 से 4 जा रही है, इतना लिखूंगा। मैं लिख रहा था 0,4, नहीं लिखता मैं। ठीक है, 0 से लेके आपकी 4 तक जा रही है और y में जा रही है लिमिट, x की मुझे पता नहीं है, या तो x की निकालो या तो y की। अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाल रखा है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 4। पहले एक तरफ का निकालेंगे और ये दो पार्ट्स में। देखो, अब देखो डिवाइड किस तरफ है, ऐसे है। ठीक है, मुझे x की लिमिट पता नहीं है, तो x की लिमिट निकाल लो आप। एक काम करो, 0 से यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? सब्सटीट्यूट करके करो। y इक्वल्स टू 4 रखोगे तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 4 रखोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी +-4। तो +-4 ये वाला पॉइंट कौन सा है? कुल मिला के एक्स एक्सिस का भी कौन सा पॉइंट है? ये प्लस का 4 है, 4,0। एक्स एक्सिस में ये कहाँ कट कर रहा है? 4 पे, और ये कहाँ पे कट कर रहा है? -4 पे। देखो खुद ही 2 पॉइंट आएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि ये लाइन जो है 2 बार कट कर रही है। ठीक है, दोनों रियल आए। अब देखो 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दो। किसको? y dx को। y की वैल्यू कितनी है? अब देखो ये धोखे से 4 आ गया, ये मत सोचना कि ये वाला 4 ही तो रख देते सर, 4 तो पहले ही दिया था। ये नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। ठीक है, आपको निकालना है, ये निकाल के मैंने 4 दिखाया कि ये 4 पे कट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये है। अब ये पॉइंट कहलाएगा 4,4, ये कहलाएगा -4,4। ठीक है, अब देखो 0 से 4 इंटीग्रेट किया है, y की वैल्यू है x² dx। ठीक है, 0 to 4 एक्स, हाँ इंटीग्रेट कर लो। x² का होता है x³/3, 0 to 4। 4 की वैल्यू रखो, 4 चौको 16, चौको 64, 64/3। अब इसमें जो है तो 0 रखूंगा तो पूरा 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो ये आ गया 64/3, लेकिन ये किधर का आया? सिर्फ एक तरफ का आया। आपको दूसरे का भी निकालना है तो इंटू 2 कर दो। 128/3 इज माई आंसर। देखा है बच्चों का खेल के? नहीं? बताओ, खुद बताओ। एक ही प्रोसेस बार बार, कैसा भी क्वेश्चन दो सर। आइडेंटिफाई द ग्राफ, किस टाइप का? एरिया अंडर द कर्व है या फिर आपका एरिया बिटवीन टू कर्व्स है। ठीक है, आइडेंटिफाई करो, लिमिट्स निकालो, पुट कर दो आंसर। हाँ, खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू cos x, x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 0 to π/2। चलो cos x का ग्राफ क्या होता है बच्चों? यहाँ से स्टार्ट करके ऐसा। ठीक है, और ये इधर भी ऐसा रहता है। अब इसमें कह रहा है y इक्वल्स टू cos x। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। x एक्सिस ये चीज़ हो गई, इसको वाइट से बना देता हूँ मैं, है ना। x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस ये वाला पार्ट, टू π/2। π/2 कहाँ पे होता है बच्चों? यहाँ पे, ये। ठीक है, तो ये π/2। अब cos x ये वाला ग्राफ सर। ठीक है, x एक्सिस ये वाला, x इक्वल्स टू 0 ये वाला, और π/2 ये। तो ये वाला एरिया निकाला, ई वाला। ठीक है, ये वाला एरिया निकाला। एक ही एरिया है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लेके π/2 तक। हमको x की लिमिट दी हुई है, तो जब x की लिमिट दी हुई है तो क्या करेंगे बच्चों? x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। और सिमेट्री है नहीं, सिमेट्री है नहीं, तो सिमेट्री नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, तो सिंपली रख दिया 0 से π/2 y, और जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y dx। ठीक है, y x का फंक्शन होगा। ये देखो 0 से π/2 cos x dx। cos x का कितना होता है? sin x। लिमिट्स 0 से लेके π/2, sin π/2 माइनस साइन 0। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। sin π/2 1 होता है। कितना आ गया आंसर? 1। तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू इसकी, एरिया की? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, इजी आंसर है। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी, एक चीज़ और देखो, चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो, जब ये पूरा का पूरा ऐसे जा रहा होता है, इसका ये वाले पार्ट का एरिया हमेशा 1 आता है। ये देखो यहाँ 1 आया क्योंकि इतना निकाला है। साइन हमने ऐसे 2 का निकाला था तो 2 आया था, इसको ऐड करूंगा तो 3 आएगा। ये 4 हो गया इसका एरिया, 1 2 3 4। फिर अगर ऐसे करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी ये चीज़ आपने नोटिस भी की होगी। आपको वैसे आंसर पहले ही पता होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए cos x और sin x का, तो आपको आंसर पहले ही पता होगा, आपको बस लिखना है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर खा लिया भाई, प्राण खा लिया। ये अरे ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है भाई, अभी अभी तो कराया था। ये रिपीट हुआ होगा शायद, है ना। सॉरी, मैंने क्या किया कि क्वेश्चन जो है तो सीधे सीधे PYQ से उठा लिए, मतलब वो सवाल में जो दिए हैं या जो इंटरनेट में मिलते हैं, तो मैंने सीधे सीधे उठा लिए थे, तो ये रिपीट हो रहा है। क्लियर है? फाइंड द, हाँ ये अलग है।
फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो ये क्या हो गया, इसको मैं अगर ढंग से लिखूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन लिखा है और ये 4ay की तरह है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और साथ में एक्स एक्सिस। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखूंगा तो 2y बचेगा। हम्म, ठीक है, ये जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। मुझे ये नहीं पता कि इसका पैरामीटर स्केल जो है हम्म, ठीक है, नीचे आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो इसका जो है वर्टेक्स एक्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा आएगा माइनस वन पे। ठीक है, और साथ में किसका है, एक्स एक्सिस ये है। फिर ये सिमेट्री, अब कौन कौन सा एरिया बचा, देखो ये पैराबोला का है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो ये जब दोनों एरिया हैं तो आप सिमेट्री यूज़ करोगे, है ना। और सिमेट्री यूज़ करो जीरो से लेके यहाँ तक की। अब ये कहाँ पे कट कर रहा है, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, अब ये कहाँ पे कट कर रहा है, अगर आपको ये देखना है तो यहाँ पे y तो जीरो होगा, तो y जीरो रखोगे, तो y जीरो रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन और माइनस वन। तो वन और माइनस वन आई तो ये वन हो जाएगी और इधर क्या आ जाएगी, माइनस वन। मतलब आप एक काम करो, उठाओ इसको और जीरो से लेके वन तक इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, जीरो से वन तक। अब मैंने लिमिट किसके लिए जीरो से वन तक, एक्स एक्सिस की, या फिर मैं माइनस वन से जीरो करता तो वाई की लेता, लेकिन वो सिमेट्री नहीं थी, वो पूरा एरिया था। वो पूरा एरिया आता, तो मैंने क्या किया कि जीरो से वन किया एक्स के लिए, तो जब एक्स का किया तो वाई लिखेंगे, वाई डी एक्स। ठीक है, जीरो टू वन, वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स, लिमिट जीरो से वन, वन रखोगे तो आएगा वन बाई थ्री माइनस वन, है ना। वन बाई थ्री माइनस वन कितना हो गया, हाँ वन माइनस थ्री माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, जीरो रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने बोला था मॉड लेना, क्योंकि अगर बिलो द एक्स एक्सिस जाओगे तो हमेशा निगेटिव आएगा। ये मैथ्स की बहुत अच्छी खूबसूरती है, खुद ही सब चीज़ें पता चल जाती है। अगर सपोज दैट मेरे को लिमिट नहीं मिलती, हालांकि मैं जो ग्राफ बना रहा था मैंने उसका ये ऐसे शिफ्ट किया। ठीक है, ये जो होता है ये तब शिफ्ट होता जब होता हमारे पास x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ऐसा होता। तो हमने क्या किया, जो ये एक्स स्क्वायर है इसमें x माइनस वन रख दिया, तो ये शिफ्ट हो गया वन की तरफ। x प्लस वन होता तो इधर शिफ्ट हो जाता। मैं वही चेक कर रहा था कि इसका जो पैरामीटर है स्केल है कौन सा वाला है। ठीक है, तो अगर मैं गलत ग्राफ बनाता भी ना, बस मुझे लिमिट अगर आप दे देते, गलत भी ग्राफ बनाता तो मुझे माइनस टू बाई थ्री आता और उससे मुझे पता चल जाता है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे का है। अब माइनस टू बाई थ्री को हम पॉजिटिव करेंगे कितना आएगा, टू बाई थ्री, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है ना। इक्वल्स टू टू बाई थ्री, यही हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक तरफ का एरिया है जीरो से वन तक का, तो ये भी तो है। तो इसमें टू का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया कितना आ जाएगा, फोर बाई थ्री, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रही है। ठीक है, चलो देख लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार और। हाँ, फाइंड द एरिया बिटवीन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन है तो फिर भी इजी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ईजी, सब बहुत ईजी है, पूरी दुनिया बहुत ईजी है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ना बच्चों, माफ़ करना। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा जीरो से लेके पाई बाई टू तक। अब ये जीरो होता है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये सपोज दैट यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, है ना, और अच्छे से बनाता हूँ खूबसूरत सा। ये, अब ये जो पॉइंट है ये पाई बाई टू होता है, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू तक ही जाना है, और वाई पाई बाई टू में यहाँ उठता है और यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब बताओ एरिया कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन हमको दे रखी है जीरो से पाई बाई टू, ये पूरी लाइन नहीं है। ठीक है, लाइन के फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो कौन कौन सा एरिया होगा, एक तो ये है और दूसरा ये, नहीं लेकिन इसमें साइन एक्स है। ठीक है, तो ये तो वन ही आ जाएगा वैसे। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया इसमें जो है कॉस एक्स वाला नहीं है, यूज़ होगा।
मतलब मुझे केवल इसका एरिया निकालना है। ठीक है, जब इसका एरिया निकालना है तो क्या करना है मुझे अब देखो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जब इसका एरिया निकालना, मुझे सिमेट्री दिख रही है कि यहाँ 20 से कुछ सिमेट्री होगी। ठीक है, वाइट कलर में बना लो, 20 से कुछ सिमेट्री होगी तो सिमेट्री बना लो। अब क्या है, अब क्या है डिसाइडिंग कर्व क्या है सर? डिसाइडिंग कर्व देखोगे तो लाइफ झिंगा लाला। डिसाइडिंग कर्व देखो, यहाँ से यहाँ तक जो डिसाइडिंग कर्व है ये किसका है? साइन एक्स का। ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। और यहाँ से यहाँ तक जो डिसाइडिंग कर्व है ये किसका है? कॉस एक्स का है। तो आप क्या करो, आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। जीरो से लेके पाई बाय टू का हाफ कितना होता है? पाई बाय फोर। तो जीरो से लेके पाई बाय फोर तक कौन इंटीग्रेट होगा बच्चों? साइन एक्स होगा डी एक्स में। प्लस पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक कौन इंटीग्रेट होगा? कॉस एक्स इंटीग्रेट होगा। बस आंसर आ जाएगा। रख दो। डिसाइडिंग कर्व बस देखने में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी उसके अलावा सब फिर आसान है, पता है आपको क्या करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन की बात है। तो माइनस कॉस एक्स जीरो से लेके पाई बाय फोर, प्लस कॉस एक्स का कितना होता है? साइन एक्स पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू। क्लियर है चीज़? अब जब ये आ गया रख दो वैल्यूज़, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अपर लिमिट पहले माइनस कॉस पाई बाय फोर माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, प्लस साइन एक्स में लिमिट रखूंगा तो साइन पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय फोर। कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू माइनस वन बाई रूट टू, कॉस जीरो की वैल्यू वन, प्लस साइन पाई बाय टू की वैल्यू वन, माइनस साइन पाई बाय फोर की वैल्यू माइनस है ना साइन पाई बाय फोर, माइनस वन बाई रूट टू। वन प्लस वन कितना होता है? टू। माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, टू रूट टू। ये गड़बड़ मैंने कल भी की थी है ना, मुझसे सावधान रहना। ठीक है, एलसीएम लिया कितना आया? रूट टू। रूट टू को फेंक के मारा तो क्या आ जाएगा? टू रूट टू माइनस टू। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, या फिर आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, कल के बच्चों में बच्चों क्षमा चाहता हूँ, एक गलती कर दी थी मैंने वहाँ पे जल्दबाजी में। किसमें? सिर्फ जल्दबाजी में। ये लिखा था फाइव अपॉन आर स्क्वायर। अब जब इसका मैंने रूट लिया तो मैंने लिख लिया एक्स इक्वल्स टू फाइव को ना लिख के मैंने लिख दिया था फाइव, आर स्क्वायर था, फाइव अपॉन रूट आर लिख दिया था, जबकि गलत है। फाइव रूट में जाएगा, गड़बड़ी हुई थी बस। रूट फाइव क्योंकि ये एक ही बार है, रूट फाइव, और आर स्क्वायर की जगह बचेगा आर। ठीक है, तो उसको सुधार लेना तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन टू वन। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला, साथ में एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन मतलब ये वाली लाइन, और वन मतलब ये पूरा यहाँ से। तो अब देखो ये सिमेट्री है ये, क्योंकि यहाँ माइनस वन है यहाँ वन है। ठीक है, मेरे डायग्राम में आगे पीछे हो गए बट आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, दोनों एरिया इक्वल हैं, तो आप जीरो से लेके वन तक इंटीग्रेट कर दो, पैराबोला तो वही है। तो आप क्या करोगे, एरिया, टोटल एरिया इक्वल्स टू टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, टू इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होता है? एक्स क्यूब बाय थ्री, जीरो टू वन कितना हो गया? टू इंटू वन बाय थ्री, यही होगा ना? हाँ, ये आ गया टू बाई थ्री एरिया। ठीक है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो थे पी वाई क्यूज थे, बट जो दिया सर्कल का एरिया और ये वाला एरिया, इसमें भी आपको वही करना है। वाई की वैल्यू एक दो क्वेश्चन में करा दूँ ना ऐसे? बोलो हाँ। एग्जाम टिप्स बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। एक दो क्वेश्चन उसके करा देता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक इलिप्स का क्वेश्चन करा देता हूँ वन। अब देखो ए और बी में सॉल्व करने का फायदा क्या होता है, क्योंकि ए और बी अलग अलग रहेंगे तो हमारा बार अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे। लेकिन अगर हम ए और बी में सॉल्व कर लें तो हमको क्या होगा, एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा कि ए और बी मिला ना तो सीधा हम आंसर रख सकते हैं। ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं है ना। तो हम एक जनरल फॉर्म है, क्योंकि ए और बी की थ्री और नाइन फिक्स कर दूंगा, थ्री और नाइन फिक्स कर दूंगा तो वो तो तुरंत ही निकाल लेंगे। तो हम ए और बी में सॉल्व कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही है। इलिप्स का है, हम ये मान लिया एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, हमको एक तरफ का एरिया निकालना है क्योंकि ये सिमेट्री है, फिर चार का मल्टीप्लाई करना है। एक्स की लिमिट जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगी? ए, क्योंकि हम एक्स को एक्स में जो मेजर एक्सिस मान रहे हैं तो ए बड़ा है, तो जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगी बच्चों? ए तक। डिसाइडिंग कर्व सिर्फ ये होगा। ठीक है, अब ये होगा डिसाइडिंग कर्व। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट जीरो से वन वाई डी एक्स। ठीक है, और फोर का फिर मल्टीप्लाई कर देना है। वाई की वैल्यू तो है नहीं सर, इतना बड़ा लिखा, तो वाई की वैल्यू निकालने में कोई डरते हैं क्या? है, डरते हैं क्या? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लो, ए स्क्वायर आएगा, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर को उधर भेज दो, ये किसकी वैल्यू? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की। बी स्क्वायर को वहाँ भेजा तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साथ में क्या बचे, अभी रूट मत लो, साथ में क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से बचेगा वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बी का रूट लेंगे तो बचेगा बी, और ए का
ए। तो ये आ जाएगा, यहाँ से मुझे आ जाएगी वैल्यू 0 से 1, बी बाई ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स वाले फॉर्म में होता है ना। देख के लिखूंगा भाई, मैं चीटिंग करूंगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, बी बाई ए तो आएगा, साथ में इसका इंटीग्रेशन आता है एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्षमा, ठीक है। और लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक है, तो 4 इंटू बी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू पहले 1 रखो सब जगह, तो 1 रखोगे, 0 से 1 क्यों किया मैंने, 0 से ए तक करना है, ओहो ओहो, 0 से ए, 1 तो है पता ही नहीं हमको, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं एक्स की जगह यहाँ पे ए रखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर 0 पूरा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए रखूंगा तो ए स्क्वायर बाई टू तो रहेगा, है ना, ए स्क्वायर बाई टू तो रहेगा, और साइन इनवर्स ए अपॉन ए, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2 पे, प्लस सी नहीं लिखना था, ठीक है। ये आ गई, माइनस 0 रखोगे, 0 रखोगे तो ये 0 यहाँ आएगा, 0 बाई टू, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा ये साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये पूरा चला जाएगा, मतलब इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आगे फर्दर कहाँ पे कर दूँ, कहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, 4 इंटू बी अपॉन ए, अब ए इंटू ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, एक ए से एक ए कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा पाई ए और बी, कितना आ गया आंसर पाई ए बी। अब ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यही ताकत होती है जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 6, नहीं सॉरी, हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, तो बताओ इसका क्या होगा एरिया, तो हम पाई ए बी से निकाल सकते हैं, पाई ए बी मतलब पाई इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, 16 नहीं बोलना, और बी की वैल्यू है 3, मतलब कितनी आ गई इसकी वैल्यू 12 पाई, तो इस इलिप्स की क्या हो जाएगी 12 पाई, इसका एरिया हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये बेसिकली क्वेश्चन करना है। सिमिलरली जो सर्कल का है, सर्कल का है, ये लो ये सर्कल बना, ये बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए के फॉर्म में दे दिए, जनरल फॉर्मूला की कुछ भी होगी, हम क्या करेंगे एक तरफ का लेंगे 4 का मल्टीप्लाई, 4 क्योंकि हमको पूरे उसका निकालना, अगर एक ही क्वाड्रेंट का निकालने को बोला है तो बहुत ही अच्छा है, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए तक वाई डी एक्स, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला रखोगे 4 इंटू 0 से ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं ए और बी, तो अगर ए और बी की वैल्यू 4 और 3 रख दे तो दिक्कत हमें नहीं होगी सॉल्व करने में, जहाँ जहाँ ए है 0 से ए की जगह 0 से 3 कर दूंगा, अगर ए की वैल्यू 3 है तो, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़ा ईजी है, ठीक है। मैं चाह रहा था कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स के और क्वेश्चन लेके आऊँ, लेकिन अब बोर्ड्स का टाइम है, तो अभी मेरे को केवल एग्जाम सेंटर्ड जो है, बोर्ड एग्जाम सेंटर्ड क्वेश्चंस करने थे, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आते हैं बोर्ड में, ठीक है। नहीं तो मज़ा तो उसमें आता है जो थोड़ा सा टफ होते हैं ना, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स के, क्लियर है चीज़। चलो एग्जाम टिप्स, ऑलवेज ड्रॉ अ नीट डायग्राम, हमेशा थोड़ा मतलब रफ स्केच ही बनाना है, 1 2 नहीं करना कि ग्राफ में प्लॉट करने लग गए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ऐसा बनाया है और यहाँ कच्चा पुच्ची ये सब है ना, गलत नहीं करना है। राइट करेक्ट लिमिट्स क्लियरली, लिमिट्स हमेशा ध्यान रखना, कैसे लिखना है, मेंशन फार्मूला बिफोर सॉल्विंग, फार्मूला जरूर लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है ना, ये यहाँ पे जो फार्मूला लगा है, मिटा दिया मैंने, नहीं ये लिखा है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको हमेशा जो है क्या करो मेंशन करो किनारे, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट मॉड्यूलस फॉर एरिया, ये याद रखना कि नेगेटिव में नहीं आता एरिया, उसमें एक नंबर सीधे सीधे कटता है, पिछले लेवल -2/3 आया तो इसका एरिया कितना होगा 2/3, मॉड लगा देना, ठीक है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, और क्वेश्चंस करना नहीं बनेंगे पूछ लेना, यही हूँ, ठीक है, टाइम है, जितनी हेल्प ले सकते हो, मैं तो वही कहता हूँ बच्चों को कि भाई जितनी हेल्प ले सकते हो मेरे से लो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, मैसेज करने के लिए, कमेंट्स इतने सारे हैं, बच्चे फिर भी हेल्प नहीं लेते, पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। बोलता है कोई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तो ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, मैथ्स कब पढ़ेंगे पता नहीं, ऐसा लगता है सब आता है, आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आता है तो पूछो,
पूछो पूछो, बार बार बोलता हूँ, है ना। कोई टॉपिक है पर्टिकुलर वो पूछो, कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर वो पूछो, पूछने से ही बनेगा, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन बढ़िया दबा के खूब सारे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बोलोगे सर मैंने 3,000 क्वेश्चन किए हैं पिछले 2 दिन में, ठीक है। इस तरीके से जब प्रैक्टिस करोगे भाई, एक नंबर नहीं कटेगा, 80/80 की गारंटी है, ठीक है। बस आप क्वेश्चंस करते रहो खूब, हर तरीके के इंगे तिंगे, है ना, एकदम क्वेश्चन करते करते गर्दा उड़ा दो, दुम्मा दुम्मा कर दो, है ना, दिल्ली बना दो पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं, और इसी तरह लिट मैथ लैब के साथ जुड़े रहिए, और कोई इंप्रूवमेंट सजेशंस हो तो कमेंट हमेशा खुले हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद।